नमस्कार, कैसे आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है एडवांस एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। और अगर आप भी गणित को बारीकी से सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हम आज अपनी क्लास की तरफ को चलते हैं, क्योंकि आज की जो क्लास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म, अर्थात इसको जो है हम क्या बोलते हैं, ए पेयर्स ऑफ लाइनर इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल्स। तो देखिए, तो ये जो हमारा जो रेखिक युग्म समीकरण का जो रेखिक युग्म होता है दो चरों वाला, इसको हम कैसे समझते हैं और इसकी पहचान क्या होती है, हम इसको कैसे इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो उसके लिए कुछ यहाँ पे परिभाषाएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन परिभाषाओं को हम समझते हैं और इसको हम बारीकी से समझते हैं। देखिए, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले देखिए, दो चरों वाला जो रेखिक समीकरण होता है वो आखिर होता क्या है, इसको हम पहचानेंगे कैसे। कि बहुत सारे जो हमारे जो महत्वपूर्ण स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है क्या होता है, ये चीज़ को थोड़ा सा डाउट होता है कि आपका जो है लाइनर इक्वेशंस फॉर टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो उनको जानने के लिए हम इस पर जो है महत्वपूर्ण परिभाषा की तरफ को चलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा क्या है कि देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि किन्हीं दो चरों x और y का कोई समीकरण एक घातीय है तो वह एक ऋजु रेखा को निरूपित करेगा। देखिए, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि दो चरों वाले जो हमारे दो चर होते हैं, जहाँ पर x और y हमारे क्या है, दो चर हैं। तो इनके द्वारा एक समीकरण है जो एक घातीय है, जिसकी घात आपकी क्या होनी चाहिए, एक घातीय। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एक घातीय। और वह क्या होना चाहिए, एक ऋजु रेखा को निरूपित करेगा। अर्थात एक जो है ऋजु रेखा को आप जानते हो कि एक सरल रेखा, यानी कि जो 180 अंश का कोण बनाती है, उसे ही ऋजु रेखा बोलते हैं। और यहाँ पर हम जो है उसको 180 ना कह करके ऋजु रेखा या सरल रेखा भी कह सकते हैं। तो ऐसे समीकरणों को दो चरों वाला रेखिक समीकरण कहते हैं। देखिए, अब ये चीज बहुत ही आसान है, इसको हम कैसे हम इसको समझते हैं। देखिए, तो इसकी जो सबसे बड़ी चीज जो पहचान होती है और हम इसको किस रूप में हम इसको लिखते हैं, जो हमारा जो लिखने का प्रारूप होता है वो क्या होता है। देखिए, तो रेखिक समीकरण का जो लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखिए, या तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अथवा क्या कर सकते हैं कि जो सी है उसको हम आपके दाएं तरफ, अर्थात देखो दाएं तरफ लिखेंगे, जो जिस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। देखिए, इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, अर्थात ये दो रूपों में लिखा जाएगा। तो दो रूप में लिखा जाएगा तो उसकी विशेषता क्या होती है, यहाँ पे एक कंडीशन आपको याद रखनी होगी जो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आपका ए आपका डज नॉट जीरो, यानी कि ए आपका जो है क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल जीरो, अर्थात जो जीरो नहीं होना चाहिए। और बी भी आपका जो है इक्वल नॉट जीरो, अर्थात ये भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अर्थात इसको हम सही ढंग से ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हमारे रेखिक समीकरण होते हैं उसमें दो चर होनी चाहिए और वो एक एक घातीय होनी चाहिए, और जो ऋजु रेखा को निरूपित करेगा, ऐसे समीकरणों को हम क्या बोलते हैं, रेखिक समीकरण कहते हैं। इसको लिखने का क्रम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, या हम इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर ए आपका 0 नहीं होना चाहिए और बी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इस चीज़ को हम आगे समझते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो देखिए, उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ को चलते हैं। तो वहाँ पे क्या है, देखिए, ये कह रहा है कि समीकरण का जो प्रत्येक हल है, जो समीकरण का जो प्रत्येक हल होता है उसको निरूपित करने वाली जो भी हमारी रेखा, ठीक है, पर स्थित एक बिंदु होता है। देखिए, यानी कि क्या कह रहा है कि समीकरण का प्रत्येक हल, देखिए मैं जहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, समीकरण का हल उसको निरूपित करने वाली रेखा, देखिए जो आपको उसको निरूपित करने वाली जो रेखा है पर स्थित क्या होता है, रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। देखिए, यानी कि जो भी उसको रेखा जो उसका हल होता है और उस हल को जो रेखा में दिखाया जाता है तो वह उस पर स्थित एक बिंदु होता है। देखो कैसे, इस बात को समझने के लिए यहाँ पर दो आपको मान दिए गए हैं ग्राफ के। देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ पे ग्राफ दिया गया। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि x
आपका जो है ये x दिया गया है और यहाँ पे नीचे y की मान के लिए एक समीकरण दिया है y बराबर x/2 और इधर आपके दूसरी तरफ दे रखा है यहाँ पे x और यहाँ पर दे रखा है आपका y बराबर जो है 20 - 3x और अपॉन 4। ये देखिए अब इनमें जो भी मान हमारे द्वारा रखे गए, जो मान हम रखते हैं इसमें, उन मानों को हम कैसे सॉल्व करते हैं तो उन चीज़ों के लिए यहाँ पे दे रखा। देखिए अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं इस समीकरण में तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0/2 अर्थात 0। देखिए तो 0 और 0, देखिए अब ये 0 और 0 जो है हमारा इसका आंसर आ गया। और इसी प्रकार अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो उसकी जो y की जो वैल्यू होती है इसमें रख करके 2/2 अर्थात 2/2, तो 2/2 का मतलब हो गया 1। तो देखिए उसी प्रकार यहाँ दे रखा आगे, देखिए x की जो वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं इस समीकरण में तो यहाँ पे क्या होगा, 3 की 0 से होगी तो 20/4 अर्थात जो आ गया 5। ऐसे ही देखिए यहाँ पे इस मान को तो हम दिखाएंगे नहीं, तो अगला मान देखते हैं। तो 4 अगर हम x की जगह 4 रखते हैं तो 4 या 12 हो जाएगा, 20 में से 12 गया तो कितना आ गया 8/4 और 8/4 का मान होता है 2। आप देखिए दोस्तों इसको समझने के लिए हम ग्राफ की तरफ को चलते हैं कि वास्तव में ये जो ऊपर जो पॉइंट दिया था इसको कैसे हम समझ लेंगे कि वास्तव में बिंदु कहाँ पर होता है। देखिए पहला जो बिंदु है 0 और 0 है, तो 0 और 0 का मतलब हो गया कि हमारा जो ग्राफ की तरफ जाएंगे अर्थात मूल बिंदु। देखिए ये है हमारा 0 और 0, यानी कि ये a के द्वारा दिखाया गया है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि x अक्ष पर भी 0, y अक्ष पर भी 0, और आप जानते हो कि x अक्ष और y अक्ष पर जो उसका कटान बिंदु होता है उसके निर्देशांक 0 और 0 होते हैं, जहाँ पर दोनों ही अक्ष एक दूसरे को काटती हैं, वो क्या कहलाती है आपका मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ को चलते हैं। तो अगला पॉइंट है 2, यानी कि 2 और 1। देखिए अब 2 और 1 यानी कि 2 x अक्ष पर 2 चलना है तो प्लस की ओर है x। तो देखिए यहाँ पे x पर हम ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। देखिए ये हो गया 2 और 1 क्या है y अक्ष पर ऊपर की ओर जाएंगे, वो भी धनात्मक, यानी कि ये हो गया आपका 2 और 1। ये देखिए यानी कि ये दूसरा बिंदु हो गया। अब हम इधर की तरफ चलते हैं, दूसरे वाले ग्राफ जो हमारा जो ग्राफ के लिए दूसरे जो मान दे रखे हैं, तो यहाँ पर दे रखा है 0 और इसकी वैल्यू है y की वैल्यू 5, अर्थात क्या हो गया भुज हमारा हो गया 0 और जो कोटि है वो हो गया 5। ठीक है, तो हम 0 और 5 यानी कि x अक्ष पर 0 आप जानते हो कि कहाँ पर होगा, मूल बिंदु पर होगा, और y अक्ष पर 5 जो है सीधा ऊपर को आएगा, अर्थात ये आ गया 5। ये देखिए जहाँ पर 5 आ गया अर्थात ये आ गया 0 और 5, और ये हो गया आपका अगला बिंदु। उसके बाद अगला है हमारा 4 और 2। देखिए यानी कि x अक्ष पर 4 जाना है, y अक्ष पर 2 जाना है, और दोनों ही धनात्मक है। देखिए x अक्ष पर हम 4, x अक्ष पर हमने जब 4 का किया, हमारा x अक्ष पर 4 है और y अक्ष पर हमारा 2 है, अर्थात ये बिंदु आ गया क्यों, देखिए 4 और 2, तो ये हमारा अगला बिंदु हो गया। तो देखिए अब जो ये परिभाषा कह रहे हैं, देखिए अब इन बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, P को Q से मिलाते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए इस तरह से P को Q से हमने मिलाया और इस तरह से ये रेखा सीधी एक सरल रेखा अर्थात रिजु रेखा की तरफ को चल रही है, सरल रेखा या रिजु रेखा। अब वो क्या कह रहा है, देखिए समीकरण का प्रत्येक हल, जो भी हल आया, देखिए जो भी समीकरण का हल आया उसको निरूपित करने वाली रेखा। देखिए समीकरण का जो हल आया वो क्या था, हल एक था 0 और 5 और दूसरा था हमारा 4 और 2, ये 2 हल आए। ठीक है, अब इन हल जो निरूपित करने वाली जो समीकरण का जो हल है उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। देखिए अब जो ये रेखा बनी, ये जो रेखा हमारी आई P और Q, तो इस तरह से, तो ये दो जो आपके 0 और 5 क्या हो गया, एक बिंदु हो गया। देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक बिंदु, इसको हम क्या बोलते हैं, एक बिंदु। ये देखिए यानी कि ये बन गया हमारा एक बिंदु। ये देखिए, और इसी प्रकार जो Q है वो भी हमारा एक बिंदु बन गया। ये देखिए Q भी एक बिंदु बन गया। अगर हम इस तरह से इसको अगर यहाँ मिला दें भैया, देखो ये हो गया हमारा, ये क्या है, Q को अगर हम मूल बिंदु से मिलाएं तो यहाँ भी ये क्या कर रहा है, एक सरल रेखा बना रहा है। ये देखिए इस तरह से जा रहा है, और सरल रेखा पर जो Q है वो एक बिंदु है। ये देखिए, और यहाँ पे A क्या है, एक बिंदु है। ये देखिए यानी कि ये स्पष्ट हो गया कि समीकरण का जो हल होता है उसको निरूपित करने वाली रेखा पर एक बिंदु होता है, स्थित एक बिंदु होता है। अर्थात जब बिंदु हमारे देखें, इसका सीधा सीधा मैं आपको समझा देता हूँ कि किसी भी जब हम ग्राफ पे इन बिंदुओं को निरूपित करते हैं
उन बिंदुओं को मिलाने से ही रेखा बनती है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिंदुओं को जब भी हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे, देखो P को हमने क्या करा, यहाँ पर P को हमने Q से मिलाया तो एक रेखा बन गई। तो रेखा पर क्या हो गया, दो बिंदु हो गए P और Q, देखिए अर्थात वो एक बिंदु होता है। यहाँ पर जो बात आई है स्पष्ट होगी। ऐसे अगर हमने क्या करा, A को Q से मिलाया तो यहाँ पे A भी क्या हो गया, एक बिंदु हो गया और Q भी एक बिंदु हो गया। किसके लिए, किस वाली रेखा के लिए, यहाँ पर देखिए इस वाली रेखा के लिए जो हमारा मूल बिंदु से होते हुए जा रही है और Q बिंदु को टच करते हुए इस तरह से आगे बढ़ जा रही है। तो इस प्रकार ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ को। तो देखिए जो यहाँ पे एक चीज आपको और स्पष्ट कर देता हूँ, यह क्या कह रहा है कि दो चरों वाले, देखिए हमारा क्या है, दो चरों वाले एक घातीय समीकरण का जो लेखा चित्र होता है अर्थात ग्राफ जो होता है, और दो समीकरण इसमें है दो चरों वाले, यानी कि दो चरों वाले एक घातीय, देखिए ये हमारा विशेषता है अर्थात एक घातीय समीकरण का जो लेखा चित्र होता है, ग्राफ होता है, एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर देखो उसको सरल रेखा के रूप में कहा गया है। इससे पीछे जो हमने परिभाषा पढ़ी थी उसमें हमें ऋजु रेखा कहा गया। दोनों एक ही चीज है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऋजु रेखा सरल रेखा एक ही चीज होती है। तो देखिए ये सरल रेखा क्या होती है, जो हम इनको दिखाते हैं इनके जो घातांक के समीकरण। तो देखिए यहाँ पर जो P को जो है Q से मिलाया गया, एक सरल रेखा बन रही है देखिए। और यहाँ पर हमने क्या करा कि एक बिंदु को जो हमारा मूल बिंदु है A को अगर हम Q से मिला रहे हैं तो वहां भी एक सरल रेखा बनती है। अर्थात ये बात हमारी स्पष्ट हो गई है। क्लियर। तो आगे चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ को। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो रेखिक समीकरण, ठीक है, किन्हीं दो चरों x y में अगर है तो इस प्रकार समीकरणों को, ठीक है, दो चरों में रेखिक समीकरणों का एक युग्म, या इसे क्या बोलते हैं, या इसे बोलते हैं रेखिक समीकरण युग्म कहते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्या करा कि यदि आपके पास दो चर x और y हैं तो इस प्रकार के जो समीकरणों को दो चरों में, चर उसमें दो होने चाहिए, तो दो चरों में रेखिक समीकरणों का एक युग्म यानी कि एक जोड़ा बनता है। तो ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं, रेखिक समीकरण का युग्म। देखिए ये भी कई बार पूछा जाता है कि रेखिक समीकरण का युग्म क्या है, तो आप सीधा सीधा उनका आंसर दोगे कि x और y दो अगर आपके चर हैं और उन चरों से कोई समीकरण का एक युग्म बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रेखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। युग्म मतलब होता है जोड़ा। देखिए अब इसको समझने के लिए क्या होता है कि रेखिक युग्म समीकरण का एक व्यापक यहाँ पर रूप दिया जाता है। देखिए दो चर x और y में रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। देखिए अब इसको व्यापक रूप में हम किस प्रकार लिखते हैं, किस प्रकार हम इनको समझते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर व्यापक रूप दिया गया है। इसको हम जो लिखते हैं वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस तरह से पहले वाले जो हमारा रेखिक समीकरण होता है उसके लिए, और दूसरा वाला जो रेखिक समीकरण होता है उसके लिए लिखते हैं हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अर्थात इस तरह से इसको हम दो समीकरणों को जो है, दो समीकरण युग्मों के जो है इस तरह से उसको व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं। देखिए तो इनको कैसे लिखने का हमारा जो क्रम होता है, तो इसमें ये भैया a1x प्लस b1y प्लस c1 ये क्या है, इसको देखो ये सभी चीजें क्या होती हैं। देखिए जहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं अर्थात वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो भी हमारे आगे से नंबर होते हैं वो ये जो है क्या होता है, उन्हीं को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, जो हमारे चरों के आगे से लिखे जाते हैं, जो गुणांक होते हैं। हमने पीछे आपको इससे पीछे वाले अध्यायों में पढ़ाया है, उनको आप जो है देख सकते हो। उसका जो है लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डालते हैं, तो आप वहां से हमारी सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हो जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, देखिए और a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर ये भी 0 नहीं होना चाहिए। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, अगर हम उनको अगर वर्ग करें, a1 का वर्ग करें, b1 का वर्ग करें और वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार a2 का वर्ग और b2 का वर्ग ये हमारा क्या होना चाहिए, ये भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए अब देखिए इनको दोस्तों समझते हैं हम क्या, उदाहरणों के माध्यम से। देखिए जो हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, रेखिक जो ये देखिए दूसरे नंबर का पॉइंट,
दो रेखिक युग्म का जो व्यापक रूप होता है इस तरह से होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे एक समीकरण दे रखा, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप में ही है ये वाला। ये देखिए यहाँ पर क्या है, आपको समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, अर्थात a1 का मान इसमें क्या हो जाएगा 2। ये देखिए अगर हम मान निकालें और b1 का मान यहाँ पर क्या होगा 3 और c1 का मान यहाँ पर होगा आपका माइनस का 7। देखिए मान निकालना और इनको समीकरणों को हल करना हम आपको अगली वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो हमारे साथ जो है वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और हमारे द्वारा जो आपको जो वीडियो के लेक्चर दिए जा रहे हैं इनको आप जो है देखते रहें और गणित की बारीकियां जो है हमारे साथ जरूर देखें। तो चलते हैं दूसरे वाले समीकरण क्या कह रहा है। तो दूसरा वाला समीकरण है 9x माइनस 2y प्लस 8, अर्थात यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, ये दूसरी समीकरण दे रखी है। तो ये भी क्या हो गया, रेखीय युग्म समीकरण का उदाहरण हो गया। देखिए अब इसमें क्या होता है, क्यों ये रेखीय युग्म समीकरण है, क्योंकि ये a1 है अर्थात ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है और ये भी हमारा ax प्लस by और प्लस c बराबर 0 के रूप में, तो अर्थात रेखिक समीकरण। और दूसरी पहचान इसकी, ये इनकी जो हमारे जो चर हैं उनकी घातें 1 है। देखिए x यहाँ पे है y, इनकी घातें 1, अर्थात कुछ नहीं लिखा है तो इसकी घातें 1 है। तो ये रेखिक दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म हो गया। इसी प्रकार देखिए नीचे दे रखा है 5x बराबर y। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से भी है, एक हमारा बन जाएगा, अर्थात इसमें जो y उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का y हो जाएगा। और इसी प्रकार माइनस का 7x प्लस 2y प्लस 3, ये भी हमारा रेखीय युग्म समीकरण है। ऐसे यहाँ पर दे रखा है x प्लस y बराबर 7 और 17 बराबर आपका y। देखिए यहाँ पर ये भी हमारा रेखीय युग्म समीकरण है। तो आशा करता हूँ कि ये सारे जो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको रेखीय युग्म और इनके जो व्यापक रूप है और वो व्यापक रूप किस प्रकार होते हैं ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आगे अगले टॉपिक की तरफ को चलते हैं। तो अगला टॉपिक है, देखिए दो चरों में एक रेखिक समीकरण का जो हमारा क्या होता है। देखिए दो चरों में एक रेखिक समीकरण का ज्यामितीय अथवा ग्राफीय निरूपण एक सरल रेखा होता है। ये मैं पीछे आपको ग्राफ जब मैंने आपको समझाया था वहां पर ये बात को मैं अच्छी तरह से आपको समझा चुका हूँ। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए इस बात को आप ध्यान से समझ लेना कि एक तल में यदि दो रेखाएं दी हों, अर्थात किसी भी तल में, यानी कि तल का मतलब होता है एक जगह पर अगर आपकी दो रेखाएं दी हों तो उनमें निम्न प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए वो कौन कौन सी संभावनाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, उन संभावनाओं को हम देखते हैं। देखिए तो ये क्या कह रहा है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए अगर हमारे पास क्या हो, दो रेखाएं एक ही तल में दी हो, एक ही जगह पर दी हो, तो उसमें एक कंडीशन, केवल एक संभावना ये भी हो सकती है क्या, कि वो दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। देखिए अभी इसमें चित्र के माध्यम से नीचे आपको समझाऊंगा, पहले इस बिंदु को आप समझ लीजिए। दूसरा क्या कह रहा है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात वो दोनों, पहला वाला पॉइंट कह रहा है प्रतिच्छेद करती हैं, दूसरा वाला कह रहा है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और वो एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। देखिए अब ये तीन के तीन पॉइंट को समझने के लिए मैंने यहाँ पर तीन चित्रों के माध्यम से आपको समझाया है। देखिए पहला चित्र के माध्यम क्या है, पहला पॉइंट है। देखिए ये क्या कह रहा है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए एक रेखा आपका, देखिए ये है, एक रेखा आपका ये है। देखिए और ये दोनों कहाँ काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है। तो यानी कि पहली संभावना के आधार पर ये चित्र बना गया है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो देखो ये एक रेखा ऊपर है और एक रेखा आपकी नीचे है। देखिए ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट रही है, तो और ये कैसे हैं, समानांतर है, यानी कि ये वाली बात आपकी पॉइंट नंबर 2 आपकी सत्य हो गई। उसके बाद देखिए तीसरा कि ये क्या कह रहा है, दोनों रेखाएं संपाती होती है, अर्थात एक रेखा देखिए यहाँ से सपोज करो इधर से निकलती है और इधर की ओर चली गई और एक रेखा इधर से निकल के इधर की ओर चली गई। ये देखिए तो एक दूसरे की संपाती होगी, अर्थात इन तीनों में से देखिए केवल एक संभावना ही आपकी हो सकती है। तीनों संभावनाओं को आपको समझाया गया, अर्थात या तो आपकी पहली वाली संभावना हो सकती है कि वो एक बिंदु को प्रतिच्छेद करे, या दूसरा संभावना हो सकती है वो एक जो है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, वो समानांतर होती हैं, तीसरी वो संपाती होती है। देखिए तो ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। अगले पॉइंट की तरफ को चलते हैं। अगला पॉइंट है, रेखिक समीकरण युग्मों को प्रदर्शित करने वाली
देखिए रेखिक समीकरण युग्मों को प्रदर्शित करने वाली दोनों विधियां, जो हमारी दोनों विधियां होती हैं, आप जानते हो रेखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए दो विधियां होती हैं, एक बीजगणितीय विधि और एक ज्यामितीय विधि। बीजगणितीय विधि क्या होती है, ये अभी मैं आगे आपको जो चैप्टर है उसमें आपको बताऊंगा, और जो इससे अगले आने वाली जो वीडियो होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को सीखोगे कि समीकरणें क्या होती हैं, समीकरणों के प्रकार कितने होते हैं, इनको हम किन किन विधियों के द्वारा हल करते हैं। तो जिन्होंने भी हमारे जो है वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे जो इन सभी वीडियो को देखें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो ये क्या कह रहा है देखिए, तो रेखिक समीकरण युग्मों को प्रदर्शित करने की दो विधियां आपको दी गई हैं। वो दो विधियां हैं, एक है बीजगणितीय विधि और दूसरा आपका क्या है, ज्यामितीय विधि। और ये साथ साथ इनको हम प्रयुक्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी खूबी क्या है कि जो हमारे जो दो रेखिक समीकरण युग्म होते हैं, इनको हल करने के लिए हम बीजगणितीय विधि और ग्राफीय विधि दोनों के माध्यम से हम इनको हल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनको साथ साथ एक साथ हम इनको हल कर सकते हैं, एक साथ प्रयुक्त भी कर सकते हैं। देखिए तो उसके लिए देखो बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन पॉइंटों को आप समझें, और ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनको आप नोट डाउन भी करते रहें। देखिए अगला है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या में यदि एक जोड़ दें तो हमें अगली प्राकृतिक संख्या मिल जाती है। अगर हम कहीं से भी शुरू करें, अगर सपोज करो अगर हमारी कोई संख्या क्या होती है, अगर एक है उसमें हम एक जोड़ दें तो अगली संख्या मिलेगी। तो इसी प्रकार अगर हम एक घटा दें तो पिछली वाली संख्या में पता चल जाएगी। मान लो हमारे पास एक संख्या 2 है, उसमें हमने एक घटाई तो पिछली वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। तो दोनों प्राकृतिक संख्याओं का अंतर एक होता है। देखिए अगर हम पहले वाले को देखें, ठीक है, तब भी हमारा एक हो रहा है, दूसरों को अगर हम घटाने वाला देखें तब भी एक हो रहा है। आप देखो इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल की तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। सपोज करो देखिए यदि प्राकृतिक संख्या x है, देखिए हमने 1 या 2 हम नहीं ले रहे, यदि हमारी प्राकृतिक संख्या 1 है, देखिए अगर x है तो क्या होगा, उसमें 1 जोड़ दो तो अगली संख्या मिल गई। अगर हम उस x में अगर 2 जोड़ दें तो अगली मिल जाएगी, उसके बाद x में हम 3 जोड़ दें अगली मिल जाएगी। देखिए अब 1 और 2 के बीच में काय का अंतर है, 1 का, और 2 और 3 के बीच में किसका अंतर है, 1 का। ये देखिए तो वो ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर जो होता है वो 1 होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, इसको आप समझना, ठीक है। अब अगला चलते हैं हम। देखिए जो अगला पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, और यहाँ तक कि जितने भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी ये चीजें पूछी जाती हैं और ये हर विद्यार्थी को आनी चाहिए। देखिए तो आज अगला टॉपिक है हमारा चाल समय व दूरी के जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो कौन कौन से तथ्य होते हैं। देखिए तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यदि कोई चालक x समय में, ये देखिए कौन सा समय है, x समय में y दूरी चलता है, देखिए दूरी यहाँ पर y है, तो उसकी जो चाल होती है वो y/x हो जाएगी। अर्थात आप जानते हो, क्या जानते हो, देखिए चाल बराबर होता है, देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चाल दूरी का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चाल बराबर होता है दूरी, आपका दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए, और दूरी आपके पास देखिए कितनी है, y है, तो दूरी यहाँ पर होगी y, और समय कितना है जी आपके पास, यहाँ पर समय है x, तो ये हो गया x। तो देखिए तो यहाँ पर y/x मात्रक होगी, ये बताया गया है। अर्थात ये जो सूत्र है इसको आप सभी नोट करेंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। अब इसके बीच देखिए क्या क्या संबंध हो सकता है, यहाँ से 3 सूत्र बनते हैं। अर्थात चाल, दूरी और समय में संबंध के लिए 3 सूत्र हमारे बनते हैं। देखिए एक सूत्र में यहाँ, दूसरा सूत्र मैंने यहाँ दिया है। अर्थात अगर हमें दूरी निकालनी है, देखिए ये वाली दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। देखिए दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर हमें समय निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये समय इधर जाएगा तो दूरी बट्टे चाल हो जाएगा, यहीं से दूरी बट्टा चाल। तो इस प्रकार यानी कि 3 सूत्र हमारे यहाँ से बनते हैं, 3 को संबंध ज्ञात करने के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट कि यदि, देखिए ये कई बार पूछा जाता है और कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बात पूछी जाती है कि बताइए भैया यदि किसी की चाल का जो मात्रक है वो किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए मैं यहाँ पर इसको गोले में कर रहा हूँ, किलोमीटर प्रति घंटा को आपने क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। देखिए
इसको आप ध्यान देंगे तो इसके लिए देखो शॉर्ट ट्रिक होता है कि उसको 5 जो किलोमीटर प्रति घंटा का जो मान है उसको 5/18 से गुणा कर दो, तो ऑटोमेटिक वो मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा। तो इसका तरीका क्या होता है देखिए, क्योंकि आप जानते हो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, ये देखिए। और दूसरा क्या है, प्रति घंटा। देखिए अब हमें ये देखना है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और 60 यानी कि और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो देखिए एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से हमारा दूसरा जीरो कट गया, यहाँ बचा 10, इसको आप 2 से काटिए, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, ये देखिए 3 बार कट गया। और 3 की आप 6 से गुणा करोगे तो ये आ गया जी आपका, यहाँ आ गया ऊपर 5 और नीचे आ गया आपका 6 या 18, ये देखिए 5/18। देखिए दोस्तों एक चीज को आप याद कर लो कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर हमें बदलना हो तो उसको 5/18 से गुणा कर देते हैं उस किलोमीटर प्रति घंटा वाले मान को। और इसका विपरीत भी आपसे पूछा जाता है। इसका विपरीत क्या पूछा जाता है, देखिए यदि आपकी जो चाल है, देखिए मीटर प्रति घंटा में दे रखी है आपको, देखिए, और पूछा है आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में, देखिए उल्टा। तो अगर यहाँ पे देखो बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्या कि भाई दोनों को याद कर लेते हैं और उनमें वो कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि यदि किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18, और यदि मीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो उल्टा, यानी कि 18/5 से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि भैया हमारा क्या है, ऊपर 60 × 60 नीचे 1000, तो यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ भी ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 और ऊपर आ जाएगा यहाँ कट के 3 बार, तो यानी कि क्या हो गया 18/5, ये देखिए। तो ये आज जो है हमारा जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आपका समाप्त हो जाता है। देखिए तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ें हमारी समझ में आई होंगी। आज की जो टॉपिक था, आज का जो महत्वपूर्ण लेक्चर था, और इसी प्रकार जो है आगे के जो बहुत महत्वपूर्ण, मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था कि जो आने वाली कल की जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि समीकरणें कितने प्रकार की होती हैं और इन समीकरणों को हल करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं और इनको किस प्रकार हल किया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली अगली क्लास। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारी जो आने वाली जो क्लासें हैं, जो हमारे लेक्चर हैं, इनको आप देखते रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर करें, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपको। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।